यस नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं आप लोग सभी? एकदम बढ़िया। चलिए, आज हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा चैप्टर। आज से हम शुरू करेंगे जिसका नाम है नंबर सिस्टम। हिंदी में हम इसको बोलते हैं संख्या पद्धति। और आज इसके अंदर दो चीजें हम पढ़ने वाले हैं जो आप यहां पे देख सकते हो। संख्याओं का वर्गीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, और दूसरा होता है यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। ठीक है, काफी सारी चीजें होती हैं नंबर सिस्टम के अंतर्गत, और जितना भी एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, जो भी कुछ पूछा जाता है, वो सारी चीजें हम यहां पे समझेंगे, सारी चीजों को बहुत अच्छे से सीखेंगे, है ना। जैसे इसमें विभाज्यता के नियम आते हैं, शेषफल प्रमेय आता है, जीरोस फाइंड करना आता है कि अंत में कितने जीरो आएंगे। ऐसे 4-5 टॉपिक्स इसके अंदर मेन होते हैं जिससे प्रश्न सबसे ज्यादा बनते हैं। तो हम लगातार एक एक टॉपिक को देखते चलेंगे, है ना। जैसे आज हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, इससे जुड़े हुए सवाल समझेंगे, बेसिक समझेंगे, और एकदम शानदार तरीके से सारी चीजों को कवर करेंगे। ठीक है। और कल का मैं आपको बता दूं कि अगर आपको विभाज्यता के नियम पढ़ना है तो कल हम विभाज्यता के नियम को सीखेंगे, कल रात 8:30 बजे। तो कल आप आ जाइएगा, हम सीखेंगे विभाज्यता के नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी जिसको बोलते हैं। ठीक है। और आज की क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे जाइए, द विनर्स इंस्टीट्यूट, और यहां से आप क्लास को डाउनलोड कर लिया करो। हर क्लास यूट्यूब पे जितनी भी होती है उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिलती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सब लोग इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। प्लस कई सारे ऐसे अपडेट्स होते हैं, कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, वो सब टेलीग्राम पे मिलते हैं, है ना। और बाकी विनर्स के टोटल 8 यूट्यूब चैनल्स हैं, इन सबको सब्सक्राइब करें, और सब पर कुछ ना कुछ क्लासेस बहुत अच्छी आपके लिए चलाई जाती है, उन सबको भी जरूर अटेंड करिए। चलिए, तो तैयार हैं सब लोग? हेडिंग डाल लीजिए अपनी कॉपी में। सबसे पहले हम जिस चीज से शुरू कर रहे हैं उसको मैं यहां लिख देता हूं, और बहुत आपको बेसिक से बताऊंगा मैं, और एकदम फंडे क्लियर करते हुए। इसको हम कहेंगे संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण, इसको आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है जी, संख्याओं का वर्गीकरण। ये जो चार्ट है आपको आज की क्लास की जो पीडीएफ है उसमें भी मिल जाएगा। क्लास के खत्म होते ही आप पीडीएफ को याद से डाउनलोड कर लेना, उसमें आपको ये चार्ट मिल जाएगा। ये वाला जो चार्ट है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये इसी का इंग्लिश वर्जन आ गया और ये इसी का हिंदी वर्जन है। तो इसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं क्या चीजें यहां पे होती है। तैयार है सब लोग? सेशन को लाइक कर दें, और अगर चाहें तो शेयर कर दें, ना भी करें तो दिक्कत नहीं है। फुल स्क्रीन करके बिंदास मस्त तरीके से पढ़िए और सीखिए, आनंद लीजिए। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले जहां से हमने शुरुआत करा है इसको बोला जाता है वास्तविक संख्या। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रियल नंबर्स। 3 प्रकार की संख्याएं होती हैं, है ना। मेनली 2 प्रकार की होती है, एक वास्तविक हो गई और एक आपकी काल्पनिक होती है, जिसको इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। आयोटा उसके अंतर्गत एक हिस्सा आता है, और इन्हीं से फिर मिश्रित संख्या बनती है। लेकिन वास्तविक संख्या के अलावा हमारे सिलेबस में कुछ भी नहीं पूछा जाता है, तो हम वास्तविक संख्या के अंदर गहराई में जाते हैं और सारी चीजों का मतलब समझते हैं। अब वास्तविक संख्याओं में अगर आप जाएंगे तो 2 चीजें होती हैं, एक होता है परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रैशनल नंबर और इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, ये रैशनल हो गया, वो इरेशनल हो गया। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं ये हो जाती हैं। याद रखिए, जिसे आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो उसे आप परिमेय संख्या बोलते हो। चाहे वो पूरा कट जाए, ऊपर एक संख्या बचे, नीचे केवल एक बचे, जिस संख्या को आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे आप परिमेय संख्या कहते हैं। और जिसे आप अंडर रूट में या P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसे आप अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, है ना। उदाहरण ये अभी मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, बस पहले आप सारी डेफिनेशन, सारी चीजें बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से सारी चीजों को समझ लें, है ना। अब देखो क्या होता है, इसके अंतर्गत आता है पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। और एक होता है आपका भिन्न, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। ये किसका हिस्सा होगा?
अपरिमेय संख्याओं की कोई कैटेगरी नहीं है। अपरिमेय संख्याएं यानी जिन्हें वर्गमूल में, स्क्वायर रूट में हम दिखाते हैं, या इसका उदाहरण क्या हो सकता है कि मैंने कहा 2.3459612 और ये भैया अनंत तक जा रहा है ना। वैसे भी वर्गमूल के अंदर जितनी भी संख्याएं आती हैं वो सब कहां तक जाती हैं, वो सारी अनंत तक जाती है, उनका कोई अंत ही नहीं है ना। तो ऐसी संख्याएं आपकी अपरिमेय में आ जाएंगी। और अगर जिन्हें आप p बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो या जिनका एक अंत है, भाई मैंने कहा कि क्या 5/2 परिमेय संख्या है, हाँ, और 5/2 को सॉल्व करोगे तो 2.5 आएगा, ये भी ठीक है, क्योंकि 2.5 रुक गया, इससे आगे तो वो जाएगा नहीं, मतलब ये सही है, ठीक है। अब देखिए पूर्णांक को मैं आपको समझाता हूं कि पूर्णांक क्या होते हैं। आपने बचपन में पढ़ा होगा, इसको हम बोलते हैं नंबर लाइन। क्या बोलते हैं? नंबर लाइन, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या रेखा। क्या बोलते हैं भाई? संख्या रेखा। संख्या रेखा का मतलब क्या हुआ? हर वो संख्या जिसे आप संख्या रेखा पर दिखा सकते हो, है ना। ये इधर आप जाओगे तो प्लस में रहती हैं संख्याएं, है ना, इधर जाओगे तो प्लस इनफाइनाइट, इधर जाओगे तो माइनस इनफाइनाइट, जीरो के उस तरफ जाओगे तो प्लस 1 2 3 4 और ऐसे अनंत तक जाएंगे। इस तरफ अगर हम आएंगे तो वो माइनस में होगा। तो हर वो संख्या जिसे आप संख्या रेखा पर लिख सकते हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पूर्णांक, यानी उसे कहते हैं इंटीजर्स। बात समझ में आ रही है? हां, कई लोग पूछ रहे हैं सर ये कौन सा टॉपिक है। तुम लोग थंबनेल पे कुछ पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? और थंबनेल पे भी ना पढ़ो तो कम से कम टाइटल तो लिखा रहता है, वही देख लिया करो। बहुत खतरनाक लोग हो भाई तुम लोग। हाँ, यहां तक बात ओके है? ठीक है। अब देखिए, आप देखिए 0 1 2 3 -1 -2 -3 ये सब संख्याएं जो है आप संख्या रेखा पर लिख सकते हो, लेकिन भिन्न इनको आप संख्या रेखा पर नहीं लिख सकते। दशमलव वाली संख्याएं नहीं लिख सकते, वर्गमूल वाली संख्याएं नहीं लिख सकते, है ना। तो ये भिन्न वाला एक हिस्सा अपना अलग हो जाता है। चलिए इसकी और गहराई में चलते हैं। अब ये 3 प्रकार के हो गए। एक तो भैया ऋणात्मक हो गया, एक धनात्मक हो गया और एक स्वयं जीरो हो गया। बीचों बीच क्या आता है? बीचों बीच आता है आपका जीरो, है ना। इस तरफ आप जाओगे तो ये सारे माइनस, उस तरफ जाओगे तो सारे प्लस। तो जितने भी पूर्णांक हैं उन्हें हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, ठीक है। पहला क्या हो गया? पहला हो गया आपका ऋणात्मक, दूसरा हो गया आपका धनात्मक और जीरो, है ना। या चाहे तो हम उसे क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं भी बोलते हैं। ये आपकी पूर्ण संख्याएं आ गई। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं होल नंबर, ठीक है। ऋणात्मक मतलब तो नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। अब ये अपने आप में फिर 2 हिस्से में बढ़ गए, एक शून्य हो गई और एक हो गई आपकी भैया प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को क्या बोलते हैं? नेचुरल। इसके बाद इधर आ जाओ तो सम संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन, और इधर आप आ जाइए तो ये सारी क्या हो जाती है? ऑड। और अगर गहराई में जाएं तो ये आपकी सारी संख्याएं जो हैं 2 कैटेगरीज में बटी हुई होती है। एक को भाज्य बोलते हैं, एक को अभाज्य बोलते हैं, एक को प्राइम बोलते हैं, एक को कंपोजिट बोलते हैं। उन सब के मतलब भी मैं आपको अभी समझा रहा हूं, है ना। देखो टाइप्स बहुत सारे हैं, इसको अपने आप में ये पूरा क्लासिफिकेशन समझाने में मुझे 1 घंटा लगता है, लेकिन अगर 1 घंटे में पूरा वो पर सीजीएल लेवल का है, हमें जितना जरूरी है वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो हम 10 से 15 मिनट में इसको समझ के फिर इकाई अंक आज हमें पढ़ना है, यूनिट डिजिट पढ़ना है, हम उस पर चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको अभी हम समझ लेते हैं, है ना। देखिए सबसे पहले हमने शुरुआत कहां से करी? सबसे पहले शुरुआत करी वास्तविक संख्याएं, है ना। हर संख्या इसके अंतर्गत आ जाएगी, वास्तविक संख्या के अंतर्गत। जब आप इसकी गहराई में गए तो 2 चीजें आई। एक आ गई भैया आपकी परिमेय संख्या, इंग्लिश में रैशनल नंबर, दूसरा अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। ऐसी संख्याएं जिन्हें आप p बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं परिमेय संख्या। जिन्हें आप p बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या, वर्गमूल वाली संख्या है। अब जब परिमेय संख्याओं के अंदर जाओगे तो आएगा पूर्णांक, यानी संख्या रेखा पर लिखी जाने वाली हर संख्या इंटीजर्स कहलाती है।
उसमें ऋणात्मक भी होगी, धनात्मक भी होगी, जीरो भी होगी। मैं आपको एक अलग अंतर समझाता हूं, इधर देखना, पढ़ना मत, आपको जो मैं बोल रहा हूं वो समझना। अगर जीरो से लेकर आप अनंत तक जाओगे तो ये सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स कहलाती है। और अगर 1 2 3 4 से लेकर आप अनंत तक जाओगे तो ये सारी जो संख्याएं हैं ये पता है क्या कहलाती हैं? ये संख्याएं कहलाती हैं प्राकृत संख्या, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याओं में फर्क होता है मात्र जीरो का। जीरो से अनंत तक जाओगे तो पूर्ण संख्याएं, और एक से अनंत तक जाओगे तो प्राकृत संख्याएं। बस इतना सा फर्क है। क्या आप सभी को यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? ये मुझे जल्दी से बोल दो। ओके है, क्लियर है, कोनो दिक्कत? ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आया आपको? हाँ, सब करवाऊंगा अभी मैं, रुको, सब कुछ कराएंगे अभी, है ना। चलो वापिस आते हैं। तो आपको पता चल गया कि पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में क्या डिफरेंस है, इसलिए इन्होंने जीरो को अलग कर दिया और प्राकृतिक संख्याओं को अलग कर दिया। अब और इसकी गहराई में जाए तो इवन नंबर, ऑड नंबर। मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूं, आप इवन ऑड और इन सब के चक्कर में अगर ना फंसना चाहें तो सिंपल तरीका हम आपको बताते हैं। एक हो जाता है आपका अभाज्य संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, और दूसरा होता है आपकी भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर। ठीक है, भाज्य संख्याएं जिसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। एक क्या हो गया? अभाज्य संख्याएं, दूसरा हो गया आपका कंपोजिट नंबर्स। क्लियर है? अब भाज्य और अभाज्य में क्या डिफरेंस है उस बात को समझो। अभाज्य संख्याएं यानी इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? एक हो गया आपके पास 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7। ठीक है, इसके बाद 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, फिर 11 आ जाएगा, फिर 13 आ जाएगा, फिर आपका 17 आ जाएगा, और ये चला जाएगा। ऐसी संख्याएं जिसमें स्वयं उस संख्या के अलावा किसी संख्या का भाग ना जाए उसे हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं बोलते हैं, है ना। और ऐसी संख्याएं जिसमें किसी दूसरी संख्या का भी भाग जा सकता है, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, 4 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, और भैया अनंत तक इनका भी कोई काम नहीं है। समझ में आया या नहीं आया दोनों में डिफरेंस? ऐसी संख्याएं जिसमें खुद के अलावा किसी और का भाग जाए ही ना, उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य बोलते हैं। और ऐसी संख्याएं जिसमें किसी दूसरी संख्या का भी भाग जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं, कंपोजिट बोलते हैं। क्लियर है? जैसे मैं आपसे कहूंगा 13, बताओ 13 में किसका भाग जाता है? भाई एक का तो सबको में जाएगा। एक को कभी दोनों में नहीं रखा जाता। एक को ना अभाज्य मानते हैं ना एक को भाज्य मानते हैं। एक को भूल जाओ, एक को दोनों में नहीं रखते, है ना। तो आपके पास एक आ गया अभाज्य, यानी सारे नंबर्स उसमें आ गए जो खुद से ही डिवाइड होंगे या एक से होंगे, उसके अलावा किसी से नहीं होंगे। अब जैसे मान लीजिए 12 है, 12 में 2 का भाग भी जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 6 का भी जाता है। बहुत सारे ऐसे नंबर्स हो सकते हैं जिनका भाग चला जाएगा। क्लियर? यहां तक बात ओके है, समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका पूरा चार्ट। अगर मेन यहां पे बात की जाए जो आपको पता होना चाहिए, तो आपको पहला पता होना चाहिए परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, है ना, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। फिर आपको पता होना चाहिए पूर्णांक किसे बोलते हैं, इंटीजर्स किसे बोलते हैं। फिर आपको पता होना चाहिए पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में क्या अंतर होता है। पूर्ण संख्या यानी 0 और प्राकृत संख्या यानी 0 के बाद, 0 को छोड़कर अनंत तक, है ना। और फिर जो दो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैंने आपको समझाई, भाज्य और अभाज्य क्या होते हैं, किन संख्याओं को भाज्य और अभाज्य में रखा जा सकता है। 15 प्राइम नंबर्स हो सकता है क्या? नहीं, 15 प्राइम नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें 3 का भी भाग जाता है, 5 का भी जाता है ना। प्राइम में वही संख्याएं आएंगी जो स्वयं से विभाजित होंगी। ठीक। और अगर गहराई में जाना है, मैं आपको और ज्यादा डीप में नहीं ले जा रहा हूं। अभाज्य संख्याओं के 2 फैक्टर्स होते हैं, किसी भी संख्या के सिर्फ 2 होंगे, और भाज्य संख्याओं के मोर देन 2 होंगे।
2 और मोर देन 2 होंगे। ठीक है, 2 से ज्यादा होंगे, या आप बोल सकते हो 3 और मोर देन 3। ठीक है, ये डिफरेंस बेसिकली इन दोनों में होता है। चलो, जो बातें मैंने आपको बताई उसके आधार पे कुछ प्रश्नों के आंसर मुझे जल्दी से आप दीजिए। पहला सवाल है, निम्न में से किसमें परिमेय वर्गमूल है? इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो परिमेय वर्गमूल है? परिमेय भी संख्या है और एक वर्गमूल भी है, रैशनल स्क्वायर रूट है, यह आपको बताना है। बताओ भैया। हम्म। आज सुबह की क्लासेस क्यों नहीं हुई थी? आज सुबह थोड़ा सा जरा सर्दी जुकाम कुछ ज्यादा था, शाम तक थोड़ा ठीक ठाक हो गया है, तो ये क्लास ले ली, कल से अपनी क्लास लगेगी। ठीक है। हम्म। चलो देखें। देखो, वर्गमूल सुनते ही आपको एक बात समझ में आनी चाहिए। अगर किसी भी अंक के बाद, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। किसी अंक, दशमलव के बाद अगर 4 अंक हैं, तो इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। अगर दशमलव के बाद 6 अंक हैं, तो इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। बात समझ आ रही है? ठीक है। अगर किसी अंक के बाद, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो यह वर्गमूल होगा। 4 अंक हैं चलेगा, 6 होगा चलेगा, 2 4 6 8 होगा चलेगा। अब यहां देखो, क्या 0.4 किसी का वर्ग होता है? कई लोग बोलेंगे होता है सर, 0.2 का वर्ग होता है। नहीं भैया, आपको स्कूल जाने की जरूरत है अगर ये 0.2 का वर्ग हुआ तो, है ना। अगर हम कहेंगे कि 0.2 का वर्ग क्या होगा, तो वो आएगा 0.04। या मैं इसको उल्टा कहूं तो ये होगा आपका 0.04 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.2, 0.2। बात समझ में आई? इसी प्रकार अगर यहां पे एक अंक है, ये किसी का वर्ग नहीं हो सकता, ये किसी का वर्ग नहीं हो सकता, दशमलव के बाद 3 अंक है, किसी का वर्ग नहीं हो सकता। एकमात्र आंसर पॉसिबल है और वो है 0.9। 0.9 किसका वर्ग होता है? ये होता है 0.3 का। और 0.3 को क्या मैं 3/10 यानी P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूं? तो हम कहेंगे कि ये परिमेय संख्या भी है और इसका वर्गमूल भी निकालते बन रहा है, मतलब ये हर मामले में सही है। तो आंसर आपका क्या आएगा? बी। इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका वर्गमूल हल हो जाए, जो किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर हो, पूर्ण वर्ग हो, ऐसी कोई संख्या यहां पे दिखाई नहीं दे रही है। क्या बात समझ में आ रही है आपको? ठीक, क्लियर है? तुक्के मारने वाले समझ गए। अगला सवाल, अगर 64/625 के ऊपर वर्गमूल लगाकर हल किया जाए तो क्या प्राप्त होगा? क्या वो एक परिमेय संख्या होगी? क्या वो पूर्ण संख्या होगी? क्या वो प्राकृतिक संख्या होगी? क्या वो अपरिमेय संख्या होगी? बताओ भैया, हल करोगे तो क्या आएगा? हम्म। क्लियर? देखो, वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट, 64 किसका वर्ग होता है? 8 का। 625 किसका वर्ग होता है? तो ये 25 का। और अगर कोई संख्या P/Q के फॉर्म में है तो वो क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर कहलाएगी। ओके। अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? देखो, अपरिमेय संख्या कौन सी होगी? जो P/Q के फॉर्म में ना हो या स्क्वायर रूट में हो, ऐसे नंबर्स को अपरिमेय यानी रैशनल नंबर कहते हैं। बात समझ में आई? हाँ।
रोज अपनी क्लास शाम 8:30 बजे यानी रात 8:30 बजे होती है। नंबर सिस्टम का अब हमने बेड़ा उठाया है, तो मैं आपको आगामी कुछ दिनों तक नंबर सिस्टम रोज पढ़ाऊंगा रात 8:30 बजे। कल विभाज्यता के नियम की बारी है, चाहे तो आप कल लाइव भी आ सकते हो। हाँ जी, देखो 25 होता है, 25 होता है 5 का वर्ग, और 225 होता है 15 का वर्ग। तो 5/15, तो ये तो 1/3 है, मतलब ये तो सही है। सही का मतलब क्या है कि ये तो परिमेय संख्या है, तो इसको छोड़ो। ये हो जाएगा 7/7, ये भी परिमेय संख्या है। 49 हो गया 7 का वर्ग, 121 हो गया 11 का वर्ग, ये भी परिमेय संख्या है। 125 किसी का वर्ग नहीं होता है ना, तो 125 को मैं लिख सकता हूं 5√5, और केवल 25 को मैं लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर। 5 से 5 गया तो आपके पास बचा ओनली √5, और जो नंबर रूट में होता है, वर्गमूल में होता है, उसे हम क्या कहते हैं? इसको ही अपरिमेय संख्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर कहते हैं। अब बताओ, क्लियर है? हाँ, ठीक है। 5 का वर्ग 15 का वर्ग, 7 का वर्ग 11 का वर्ग, 7/7, तो P/Q के फॉर्म में नहीं होना चाहिए और या वर्गमूल में होना चाहिए, दोनों में से कुछ हो। तो जब आप इसको हल कर रहे हो, अब 125 को कई लोगों को दावा आपत्ति हो सकती कि सर ये क्या कर दिया आपने। मेरे भाई 125 को लिख सकते हो 25 गुणा 5। 25 किसका वर्ग होता है? 5 का। अंडर रूट में 5 रह जाएगा, इसलिए 125 को हम क्या लिख सकते हैं? 5√5। ओके, ठीक है। हाँ, 7/7 1 है ना, कोई तकलीफ नहीं है, चलेगा। 7/7 को 1/1 नहीं लिख सकते क्या? सही है, ठीक है। चलो, अब जरा आप प्यारे तरीके से हेडिंग डाल लो, जिसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। अब हम आपको सिखाते हैं इकाई अंक पर आधारित सवाल। इकाई अंक से जुड़े हुए जो सवाल होते हैं, अब वो सीखेंगे, है ना। जैसे आपको कुछ क्वेश्चन बता देता हूं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और आपसे बोलते हैं बताइए इनमें इकाई अंक क्या आएगा, ठीक है। और देखो ये सवाल है, ये सवाल है ना। ये सारे सवाल कैसे हैं इकाई अंक वाले, कि इनके यूनिट डिजिट क्या होंगे। लेकिन आपको मैं डायरेक्ट ये नहीं बताऊंगा, पहले थोड़ा सा बेस समझते हैं, बेसिक कंसेप्ट समझते हैं कि ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, उसके बाद हम समझेंगे आगे बात, ठीक है। अब देखिए यहां पे दो प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं इकाई अंक में। पहला टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं घात वाले प्रश्न। क्या बोलते हैं? घात वाले प्रश्न, ठीक है, जिसमें पावर हो, घात हो। और दूसरे कैसे प्रश्न होते हैं? बिना घात वाले, बिना घात वाले प्रश्न, जिसको बोलते हैं विदाउट पावर। क्या बोलते हैं? विदाउट पावर वाले प्रश्न। इन दोनों को अब हम समझेंगे, क्लियर है। अब देखो इकाई अंक वाले जो प्रश्न होते हैं, इसके कई टाइप हैं, कई प्रकार की बातें इसमें आपसे पूछी जा सकती है। जैसे आपसे कहेंगे कि 239, जैसे बिना घात वाले देखे, है ना। मैंने कहा 239 इंटू 567 इंटू 19616 इंटू 234569। ये बताओ इसको हल करने पर इकाई अंक क्या आएगा। आप इसको लास्ट डिजिट भी बोल सकते हो कि सबसे आखिरी में क्या आएगा। एक तो ये हो गया, यही सवाल प्लस माइनस में हो सकता है, 1234 प्लस 9161 91861 फिर 23451। अब आप बोलोगे सर ये तो आराम से बन जाएगा, यही हो सकता है ना। तो ये नॉर्मल सवाल हो गए। लेकिन अगर इन्हीं में घात लगा दें, 23 59 61 और 23, अब ये इतना हलवा नहीं रहेगा, इतना आसान नहीं हो जाएगा, अब मेहनत लगेगी, है ना। इसमें भी हो सकता है, प्लस माइनस में भी हो सकता है। 12 हो गया, 15 लिख दिया, 289 लिख दिया, अब क्या करोगे, है ना। तो दोनों चीजों को समझते हैं। और जिन लोगों को इससे डर लगता है, या जो लोग इसे पहली बार अपने जीवन में पढ़ रहे हैं, एक बार मुझे कमेंट करके बताना कितने लोग हैं जो इस प्रकार के प्रश्न पहली बार कर रहे हैं। आज
आपका मैथ्स पे भरोसा बन जाएगा कि गजब है यार, ये कैसे हम सीख सकते हैं। आपको इतना मैं आज कॉन्फिडेंस से भर दूंगा, इनमें कोई दम नहीं होता है। ये सवाल सिर्फ दिखने के हैं, इनके दिखने पे मत जाओ, आप तो इनको बिंदास करो, टेक्निक समझो, है ना। मैथ्स का एक नियम होता है, जो चीज दिखने में कठिन है मतलब वो आसान होगी, जो दिखने में कठिन है वो आसान होगी, ये मैथ्स का नियम होता है। चलो पहले आपको बेसिक बातें बता दें थोड़ी सी। हमने कहा 239, 121, 68, 567 का इकाई अंक क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं चिंता ना करें, इधर आप तो ध्यान दें, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, आपको सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, क्योंकि आपस में टकराएंगे तो इकाई अंक, यहां पर क्या है 9 है, यहां पर क्या है 1 है, यहां पर क्या है 8 है, और यहां पर क्या है 7 है ना। तो 9 और 1 का गुणा करा तो कितना आएगा भैया 9, फिर 9 और 8 का गुणा करोगे तो कितना आएगा 72 का 2, 2 और 7 का गुणा करोगे तो कितना आएगा 14 का 4। दिस इज योर आंसर, ये हो गया आपका आंसर। समझे या नहीं समझे, बहुत आसान है, इकाई इकाई के अंक को टकराते जाओ, 9 और 1 9, 9 और 8 72 का 2, 2 और 7 कितना हो गया 14 का 4, बात खत्म है। ठीक, तो इससे हमें क्या समझ में आया कि बिना घात वाले प्रश्न कैसे होते हैं, इजी होते हैं। ठीक है, इजी होते हैं। एक सवाल बताऊं आपको, चलो सब लोग मुझे इसका आंसर बता दो, इसका आंसर सब लोग बताओ, आराम से करो लेकिन सही बताने का प्रयास करो। हाँ, केवल उनके इकाई इकाई के अंकों को टक्कर मारनी है, बात खत्म। वेरी गुड। अब आपको यहां पे एक शैतान, मैथ्स के इकाई अंक में दो शैतान बालक हैं, है ना। एक है 5 और एक हो सकती है कोई भी सम संख्या, कोई भी इवन नंबर। जब भी 5 से कोई सम संख्या टकराएगी तो क्या पैदा होगा, जीरो पैदा होगा, है ना। 5 के साथ कोई भी सम संख्या का गुणा करोगे क्या आएगा, जीरो आएगा। यहां देखना जरा, यहां पर क्या है भैया 5 है ना, यहां पर क्या है 8 है। जब 5 और 8 की टक्कर होगी तो क्या बनेगा, जीरो। और जीरो इससे भी बड़ा वाला है, जीरो बोलता है जो मुझसे टकराएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मुझे बताओ, जीरो का गुणा किसी भी नंबर के साथ कर दो आप, भाई इधर कुछ भी हो, जीरो के साथ तुम 1 का कर दो, 9 का कर दो, 5 का कर दो, आंसर जीरो ही आएगा। तो जीरो अगर आ गया और जीरो का गुणा किसी के भी साथ करोगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा, है ना। तो आंसर क्या हो गया इसका, आंसर हो गया जीरो, शून्य। ओके, ठीक। चलो, आपके लिए रोजाना 4 घंटे की कक्षाएं चल रही हैं, उम्मीद है आप इनका आनंद ले रहे होंगे। यूट्यूब पर फ्री और 1 घंटे में रोज पढ़ा रहा हूं रात को 8:30 बजे, इसको ज्वाइन करें। लेकिन ये विनर्स के एसएससी चैनल पे लगता है ना, वहां पे अटेंड किया करो। घर बैठे तैयारी करनी है तो मात्र 799 में आप एसएससी जीडी का कोर्स ले सकते हो, है ना। ये सारे 11 विषय, 11 टीचर्स आपको मिलेंगे, मैथ्स आपको मेरा ही मिलेगा। चलो, अब आते हैं अपने सेकंड टाइप पे, जिसका नाम है घात वाले प्रश्न आ जाएं तो क्या, जब पावर वाले सवाल आ जाएं तो क्या। तो इसका थोड़ा सा बेसिक समझ लें, फिर इस सवाल पे आते हैं, है ना। चलो थोड़ा सा इसका बेसिक समझते हैं। हमने कहा 1 2 3 की पावर 4 5 6 7 का इकाई अंक क्या होगा, है ना। यूनिट डिजिट क्या होगा या लास्ट डिजिट क्या होगा, दोनों का मतलब एक ही है। सवाल समझ में आया। 123 की पावर 4 5 6 7 जो है उसका इकाई अंक क्या होगा, क्लियर।
अब यहां पे आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए विभाज्यता का, बेसिक समझ लेना है ना, बेसिक ध्यान से समझना। आप सवाल यूं उड़ाओगे, मैंने क्या कहा, आखिरी तक बस आज आप टिके रहो। आप ये कठिन सवालों को बिना पेन उठाए करोगे अगर आपने बेसिक अच्छे से समझ लिया, और 2 सेकंड नहीं लगने, इतनी पावरफुल ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बेसिक अच्छे से समझना। तो आपको सबसे पहले सीखना है विभाज्यता, और विभाज्यता को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिविजिबिलिटी। और यहां पे मेन रोल है किसकी विभाज्यता, 4 की विभाज्यता। ठीक है भैया, 4 की विभाज्यता का एक नियम है। 4 की विभाज्यता का नियम क्या है, किसी भी संख्या के आखिरी के 2 अंकों में अगर 4 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं, है ना। मैंने कहा 2 3 9 6 5 4, क्या इसमें 4 का भाग जाएगा, आखिरी के 2 अंकों में भाग देके बताओ आप, तो है ना, पूरी संख्या में भाग नहीं देते, आखिरी के 2 अंकों में भाग देके बताओ कि क्या 54 में 4 का भाग जा रहा है, नहीं जाता है, तो इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग नहीं जाएगा। हमने कहा 2 3 9 9 6 3 1 2, क्या इस संख्या में 4 का भाग जाएगा, तो भैया आखिरी के 2 अंक है 12, हाँ या ना, तो 12 में 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। बताओ बात समझ में आई या नहीं। ठीक है, चलो 3000 पार हो चुके हैं, लाइक्स की संख्या कम है, कोई बात नहीं, आगे देखो। अब आगे सुनना मेरी बात। कभी भी, अच्छा इकाई अंक में, अच्छा एक चीज आपको इसमें पता है ना कि 123 की पावर 4 5 6 7 का मतलब क्या हुआ। कोई ऐसे समझते हैं बच्चे कि सर बस इसमें क्या करना है सर, इन दोनों का गुणा ही तो करना है ना। तो ऐसे लोगों के लिए हम 2 मिनट का मौन व्रत जरूर रखेंगे जो ये समझते हैं, क्योंकि यहां पे ऐसा नहीं करते हैं। कलयुग, घोर कलयुग का यह अन्याय हो जाएगा। देखो, आपको 123 का गुणा 4567 बार करना है, 123 में 123 का गुणा करते जाना है 4567 बार, ये इसका मतलब है ना। तो यहां पे क्या आ गया, सबसे पहले आप इन दोनों को छोड़ दोगे। ये सवाल आपके लिए मात्र क्या है, 3 है, केवल आखिरी का अंक देखो। और मेन रोल किसका है, 4 का। 4 के लिए देखते हैं आखिरी के 2 अंक, तो आखिरी के 2 अंक क्या है, 67। तो बस आप लिखोगे 3 की घात कितनी, 67। कितना भी बड़ा सवाल हो वो इतना सा बन जाएगा, सीखते जाना, मजा आएगा आपको। आ गया 3 की घात 67। अब क्या करना है, जो भी घात है आपको उसमें 4 का भाग देना है। अरे 4 का भाग देना था इसीलिए 2 अंक छोड़े, बाकी सब छोड़ो। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर 4 का ही भाग क्यों देना है, उसका भी जवाब मैं दूंगा, लेकिन धीरे धीरे, है ना। बहुत सारी चीजें एक साथ बताऊंगा, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए धीरे धीरे बातों को समझो कि ऐसा क्यों करते हैं। हमने क्या करा कि यहां पे 3 की घात 67 है और उसमें देना है 4 का भाग। अब आप बताओ 4 का भाग अगर दोगे तो कहां तक भाग जाएगा, 64 तक जाएगा। ठीक है, 4 एक भाई तुम्हें करके ही बता दो, नहीं तो बोलोगे कैसे आ गया। 4 का भाग दिया, बचा आपका कितना, बचा आपका 27। 4 × 6 24, तो शेषफल कितना बच गया। आप बस ये समझ लो कि आपको हमेशा शेषफल यानी रिमाइंडर निकालना है, बस मेन मुद्दे की बात यह है। 67 में 4 का भाग दोगे तो क्या करना है, हमेशा शेषफल देखना है। तो 4 का भाग दिया तो शेषफल कितना बच गया, 3, है ना। अच्छा 3 की घात 3 क्या होता है, 27। अच्छा 27 का आखिरी अंक क्या है, 7। बस ये आपका आंसर है। एक सवाल और देख लेना, उसके बाद आप बोलोगे सर बस हो गया खत्म, इत्तू सा काम था। 4 का भाग क्यों देते मैं खुद बताऊंगा आपको, चिंता ना करो, बताते हैं हम। मजा आया। एक सवाल और करते हैं, फिर ना समझ में आए तो बोलना, ठीक है। मुझे बताओ 99992 की पावर 1698565, इस प्रश्न का लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट क्या होगा,
इकाई अंक क्या होगा? अगर ये कोई आपसे पूछ ले तो क्या जवाब दोगे? जल्दी से बोलो। हाँ, सब चीजों का मैं जवाब दूंगा, 1 बाय 1 चलने दो, स्टेप बाय स्टेप चलने दो। जीरो आ जाए तो क्या करेंगे, पूरा भाग चला जाए तो क्या करेंगे, सब बताऊंगा, है ना। पहली बात आपके लिए सवाल है मात्र 2, और 2 की घात कितनी हो जाएगी? 35। आखिरी के 2 अंक लेते हैं, है ना। और हमेशा भाग किसका देते हैं? 4 का। जब आप 35 में 4 का भाग दोगे, 4 इंटू 8 32, 32 गया, तो बचा कितना? 3। और 2 की घात 3 क्या होता है जी? 8 होता है। तो भैया इस सवाल को हल करने में आंसर जितना भी बड़ा आए, सबसे आखिरी में 8 आएगा ही आएगा, ये तय है, ये एकदम परम सत्य है। बहुत बढ़िया यार, बड़े तेजी से आपके कमेंट जा रहे हैं और आपको समझ में भी आ रहा है, ये हमें समझ में आया जरा। ठीक है, ओके है। आखिरी में आया 2, 2 की घात हो गई 35, 2 की घात 35 को 4 से भाग दिया, कितना बचा? 3। 2 की घात 3 का मतलब क्या हो गया? 8। आखिरी अंक कितना आएगा? 8 आएगा। अब आपका एक सवाल है, क्या सवाल है? कि सर अगर 598 की पावर 888 आ जाए तो बताओ सर लास्ट डिजिट क्या होगा, अंतिम अंक क्या होगा? अब बोलो भैया जरा, अब आ जाओ मैदान में, कौन है बोलो। अब कई महान लोग तुक्का मारेंगे, समझदार लोग आंसर देंगे, देखते हैं क्या करते हो तुम, बोलो जल्दी से। आप पढ़ाएं और समझ ना आए, ऐसा कभी हुआ है क्या सर जी? अरे नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है। देखो, 0 आ गया, 1 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, कुछ बचा है? चलो आ जाओ, एक बात समझो। सवाल कितना है आपके लिए? सवाल है 8, और 8 की पावर कितना है? 88। जब आप इसको 4 से भाग दोगे तो क्या बचेगा? 8 की घात 0। फिर किसी महान इंसान ने बोला है कि अगर किसी नंबर की घात 0 हो तो सर 1 होता है, और कई लोग 1 को ऑप्शन में लगा के आ जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। एक आंसर देने वाले को विशेष सजा दी जाएगी। 8 की घात 0 तक तो सही है, लेकिन अब मेरी एक बात समझना। देखो, कभी भी आप अगर 4 से भाग दोगे तो शेषफल क्या क्या बच सकते हैं, रिमाइंडर क्या क्या बच सकते हैं, वो बात सुनना भाई। या तो 1 बचेगा, या 2 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, लेकिन 4 नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि 4 का भाग दोगे तो 4 कहां से बचेगा? 4 का भाग दोगे तो 4 बचेगा नहीं, पूरा पूरा भाग चला जाएगा, इसलिए वो क्या बचता है? 0। पर हमें पता है कि यहां 4 बच रहा होगा और पूरा पूरा भाग जा रहा होगा, इसलिए वो क्या बन रहा होगा? 0। तो आइंदा कभी आपको 0 दिखाई दे, इसका मतलब वहां पे 4 आ रहा होगा। 0 कब आएगा? जब 4 का 4 में भाग चला जाएगा। तो कभी 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भैया पहली फुर्सत में 4 लिख दो। 8 की घात क्या आएगा? 4 आएगा। अच्छा, 8 की घात 4 कई लोगों को याद नहीं है, मुझे भी याद नहीं है, कोई चिंता नहीं है। लेकिन मुझे एक बात पता है कि 8 और 8 64, 8 और 8 64, और 4 और 4 16 का 6। हमें नहीं पता आंसर क्या आएगा, लेकिन हमें पता है कि आखिरी में 6 आएगा। तो 6 आंसर देने वालों को बिल्कुल इनाम दिलवाया जाएगा, और जिन्होंने 6 आंसर नहीं दिया है उनके लिए सजा की व्यवस्था तो करवा ही रहे हम। अब बताओ, कुछ दिमाग में गया कि नहीं गया? ठीक है। वैसे 64, 8 की घात 4 4096 होता है क्या? 4096 होता है। क्लियर है?
तो अब कभी अगर जीरो बचे तो जीरो की जगह आप क्या लिखोगे, हमेशा 4 लिखोगे। पूरा पूरा भाग जा रहा है यानी 4 आएगा। 4 का मतलब 64 का 4, 64 का 4, 4 और 4 16 का 6। 6 इज द आंसर। अब फंडे क्लियर है, कोनो दिक्कत परेशानी। अगला आपका सवाल आता है कि सर 4 से ही भाग क्यों, क्यों हम 4 का भाग देते हैं, वाई 4, 4 का ही भाग क्यों। ठीक है, चलो अब सुनो। आप किसी भी नंबर की घात को 4 तक ले जाना, ठीक है, और आगे ले जाओ। 2 की घात 1 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है, 16 होता है, 32 होता है। और आगे बढ़ो। 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 3, 3 की घात 4, 3 की घात 5। ये क्या होता है, 3 9 27 81 243। ठीक है, और चलो और ले लो। 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, 4 की पावर 5। 4 16 64। ठीक है, फिर आपका आ गया 256। फिर इसके बाद जो आ जाए हमें नहीं पता क्या आएगा, या 4 का गुणा ही करना है तो 4 दूनी 8, 4 इंटू 6 24 का 4 1024 आएगा क्या। 25 इंटू 4 100, और नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। 6 और 4 24 का 4 2 24, और हो गया आपका कितना 2। इसके बाद आपका हो गया 8 और 10 1024 ही है, सही है 1024। ठीक है, करेक्ट। ये जो सारा सिस्टम है इसको बोलते हैं साइक्लिसिटी। क्या बोलते हैं, साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी मतलब घूम फिर के वहीं आना, है ना। आप देखिए 1 2 3 4 तक 2 4 8 6 आया, फिर वापस से क्या आ गया 2। अगर आप आगे जाओगे हर 4 घात के बाद वही नंबर्स रिपीट होते हैं। हर 4 की घात के बाद वही नंबर्स रिपीट होते हैं। 2 आया, 4 आया, 8 आया, 6 आया, फिर 2 4। देखो 3 9 7 1, फिर वापस 3 9 7 1, 4 6 4 6 4 6, ये ऐसे ही चलता जाएगा। समझ आ रही है बात। तो हर, हाँ यहां 27 का 7 लिखा है मैंने, 27 लिख लो पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। हर 4 पावर के बाद वही नंबर जो है बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं साइक्लिसिटी। इसीलिए 4 का भाग देते हैं कि 4 4 के सेट बनाते हैं, उनको हटाते हैं, जो बचा वो अपने काम का। शायद आपको थोड़ा बहुत समझ में आया। अब प्रश्नों की तरफ चलते हैं, नहीं तो हम थोड़े लेट हो जाएंगे, है ना। आ जाओ भैया सवाल पर। आपसे बोल रहे हैं 2137 की पावर 754 में इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। बता दो जल्दी से। हाँ, क्लास रोज लगती है रात्रि 8:30 बजे। दिन भर क्योंकि हमारी ऐप पर ऑफलाइन में बहुत क्लासेस होती हैं तो हम रात को ही फ्री हो पाते हैं। देखो ये हो गया आपका 7, और आखिरी के 2 अंक लेना है यानी 54, और इसको हमेशा किससे भाग देते हैं जी, 4 से। क्लियर है बात। अब मुझे बताओ कि 4 का भाग तो जाएगा नहीं, मतलब 52, 52 जाके शेषफल क्या बचेगा 2, और 7 का स्क्वायर 49, 49 का आखिरी में क्या आया 9। डी आंसर है। अब मुझे ये ईमानदारी से बताओ कमेंट करके कि जो लोग इसको जीवन में पहली बार पढ़े हैं वो कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या अब आपको यह कठिन लग रहा है। पहली बार जब देखते हो, नहीं पढ़ा होता है तो लगता है कि पता नहीं यार इसमें क्या करते होंगे, लेकिन जिन्होंने पहली बार पढ़ा है कमेंट करके मुझे बताओ कि अब आपको क्या यह कठिन लगा। वेरी गुड। इनाम मिलेगा आपको। इनाम विनर्स में सिलेक्शन लेने पर ही मिलता है, ठीक है। देखो 7 की घात 71, 6 की घात 63 और 3 की घात 65।
का इकाई अंक क्या होगा। अब टेंशन नहीं लेना है, आप सबके अलग अलग इकाई अंक निकालो और उनका बाद में गुणा कर देना। आप तो सबके अलग अलग इकाई अंक निकालो और गुणा करना मैं बता दूंगा आपको, चिंता मत किया करो। ठीक है भाई, आ जाओ। देखो 7 की घात 71, कोई भी हो आपको भाग 4 का ही देना है, सब में 4 का भाग देना है, ये एकदम परम सत्य है, हम आपको बता चुके हैं। 4 का भाग दोगे 68 68 तक भाग जाएगा, 7 की घात 3 बच जाएगा। 63 में 4 का भाग दोगे 60 तक भाग जाएगा, 3 बच जाएगा। 65 में 4 का भाग दोगे 1 बच जाएगा, बोलो हाँ या ना। 7 की घात 3 होता है 343, 343। 6 की घात 3 होता है 216 और ये होता है 3। लेकिन इतना मत लिखा करो, केवल आखिरी अंक देखा करो। तो आपको पता है 343 का 3, 6 का 6, 3 का 3, 6 और 3 हो गया 18, 18 का क्या हो गया 8 और 8 तिया 24 का 4। 4 आपका आंसर होना चाहिए, बोलो हाँ या ना। डी इज द आंसर। कोई दिक्कत परेशानी? वेरी नाइस, वेरी गुड। आगे बढ़ा जाए क्या? चलिए नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। 6 की पावर 5 -7 की पावर 4 -3 की पावर 19 में इकाई अंक क्या होगा? चिंता मत करना, अलग अलग हल करो, बिंदास करो, आपसे बनेगा प्रश्न। हाँ, अच्छा रोज आते हो क्लास में? देखो आपको एक बात बताऊं, 6 की पावर कुछ भी हो हमेशा 6 आता है, 5 की पावर कुछ भी हो हमेशा 5 आता है, 1 की पावर कुछ भी हो 1 आता है, 0 की पावर कुछ भी हो 0 आता है। ये 4 बातें ध्यान रखना, ठीक है। 6 की पावर कुछ भी आए 6 आएगा, 4 बार भाग जाएगा, मतलब कुल मिला के 7 का गुणा आपको 4 बार करना है, हाँ या ना? ये अपने मन में चलना चाहिए, है ना। और 3 की घात 19 में अगर तुमने 4 का भाग दिया तो 1 बच जाएगा। अरे नहीं, 1 क्यों बचेगा, 16 है ना, 3 बचेगा, हाँ या ना। 4 से भाग दोगे, 4 इंटू 4 16, 16 निकल जाएगा, शेषफल बचेगा कितना, 3 बचेगा, है ना। ये वाले भैया तो 6 ही रहेंगे, है ना। अब 7 और 7 49 का 9, फिर 49 का 9 और 9 कितना हो जाएगा 81 का 1। 3 की घात 3 का मतलब हो जाएगा 27, 27 का हो जाएगा 7। यहां कितना आ गया 6, यहां कितना आ गया 8 और फिर जिनका आंसर -2 आया उन्हें 21 तोपों की सलामी जल्द ही दिलवाई जाएगी। -2 वाले बिल्कुल गलत हैं, ठीक है, और 2 वाले भी गलत है, वो भी कोई दूध के धुले नहीं है, ये भी गलत आंसर है ना। आपको एक बात समझना है कि यार देखो, इनको हल करने पे कुछ ना कुछ आएगा। इसका मतलब ये होता है जैसे यहां पे 6 है, यहां पे 8 है, इसका मतलब इसके पहले कुछ संख्याएं थी, इसके पहले कुछ है, इसी प्रकार इसके पहले भी कुछ है, ये तो आखिरी के अंक है ना, ठीक है। तो 6 में से अगर आप 8 घटाओगे तो बाजू वाले से उधार लेते हो ना, कैरी लेते हो, इंग्लिश में इसको हासिल का बोलते हैं, है ना। तो साइड वाले से अगर तुम लोगे तो बेसिकली एक उधार ले लो, 16 में से 8 गया तो इसका आंसर कितना आएगा, 16 में से 8 गया तो भैया करेक्ट आंसर 8 है, डी इसका आंसर आएगा, डी। ठीक है, सोचने वाली बात है। मुझे एक बात बताओ, मैंने कहा 216 में से 128 घटाएंगे, बोलो क्या आंसर आएगा, यही होगा ना, है ना। 6 में से तो घटेगा नहीं, तो एक उधार लोगे, 16 में से 8 गया, कितना बचा 8। अब आप समझ लो कि ये इकाई अंक है भाई, इसके पहले कुछ है, इसके पहले कुछ है, चाहे कुछ हो हासिल का तो एक लोगे ना, कैरी तो एक करोगे। 16 में से 8 गया 8, 8 इज द आंसर, ठीक है। कोई बात नहीं, दुर्घटनाओं से ही और गलतियों से ही व्यक्ति सीखता है, सुरक्षा रखता है। डन है। चलो आगे बढ़ो।
निम्न प्रश्न में इकाई का अंक बताने का कष्ट करें। 25 की पावर 6521, 36 की पावर 528, 73 की पावर 54। बोलो भैया। पता कैसे चलेगा कौन कैरी लेगा? उसके लिए आपको जल्द से जल्द दूसरी तीसरी कक्षा में अपने समीप कोई भी स्कूल है वहां एडमिशन लीजिए। छोटे बच्चों के साथ कुछ दिन समय बिताइए, वो आपको सिखा देंगे हासिल कैसे लेते हैं। ठीक है, 101 तोपों की सलामी देनी चाहिए ऐसा। हाँ जी, देखो 5 की घात कुछ भी हो 5 आता है, 6 की घात कुछ भी हो 6 आता है। अब भी बताया था मैंने, देखो 5 की घात कुछ भी हो 5, 6 की घात कुछ भी हो 6, इसीलिए तो बताया था। इसमें अगर तुम 4 का भाग दोगे तो 52 52 जाएगा, बचेगा 2। तो ये हो गया आपका 5, ये हो गया 6, ये हो गया 9। 6 और 5 11, 11 और 9 हो गया 20, यानी अंत में 0 आएगा। अब सही है, अब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। अगला सवाल बताओ जल्दी से। देखो पहले तो सवाल को कितना देखा करो वो जरूरी है। यहां 4 है और 4 की घात कितनी है 93, 93। यहां 5 है, 5 की घात कितनी है 17 है। और यहां क्या है 1, और 1 की घात कितनी है 91 है। इसके आगे अगर आपने पेन चलाया मतलब मेरा पढ़ाना व्यर्थ है। आज मैंने जो पढ़ाया वो मतलब क्या होना चाहिए कि अगर इसके बाद अगर आज आज आप टाइम पे आए हो, आपने पूरा बेसिक अच्छे से समझा है, और अगर आपने इस प्रश्न को पेन से चलाया मतलब आपके अंदर कमी नहीं है, कमी पढ़ाने वाले के अंदर ही कहीं रह गई थी। ठीक है, पेन चलाया मतलब पढ़ाने वाले को पढ़ाना नहीं आता है, यही मतलब निकालूंगा मैं तो। हम्म, ठीक है, क्योंकि हमने आपसे पहले ही कहा था शैतान बच्चे, 5 का गुणा जब किसी सम संख्या से हो, इवन से हो, तो क्या होता है? ये 5 है और ये सम संख्या है, 0 0 मतलब 0 0, गुणा है तो 0 ही आएगा। ठीक है। और आ जाओ आगे। अब यहां मत दिमाग लगाना, यहां पूरा करना, क्योंकि यहां कहीं भी 5 नहीं आया है। बताओ 3 की घात 27, 3 की घात 27, फिर 9 की घात 15, फिर 6 की घात 62 62, और 7 की घात 25 25। बोलो भैया। हम्म। अज्जू लोधी बहुत खतरनाक बालक है भाई। फेमस हो गया है लड़का विनर्स के यूट्यूब चैनल पे। ठीक है। हाँ, एसएससी का कंप्लीट कोर्स, जीडी का कंप्लीट कोर्स 799 में विनर्स की ऐप पे आपको मिल जाएगा। मैथ्स आपको मेरा ही मिलेगा। हाँ जी। 4 का भाग दोगे तो 4 इंटू 6 24, बचेगा कितना 3। 4 का भाग दोगे 12, बचेगा कितना 3। 4 का भाग दोगे 60 जाएगा, बचेगा कितना 2। और वैसे भी 6 है तो 6 ही आता है ना। और 4 का भाग दोगे तो 24 गया, बचा कितना 1। हाँ या ना में जवाब दो। मैंने सब में 4 का भाग दिया है, शेषफल लिखा है। 3 की घात 3 कितनी होती है 27 का 7। 9 की घात 3 होता है 729 का 9। 6 की घात कुछ भी हो 6, 7 की घात कुछ भी हो 7। ओके, 7 और 9 63, 6 7 42, 3 और 2 6, 6 आंसर आएगा। अब बताओ
ठीक है बात यहां तक? ठीक है। 3 की घात 27, 9 की घात 15, 6 की घात 62, 7 की घात 25। 3 × 8 = 24, बचा 3। 12 गया बचा 3। 60 गया बचा 2। 24 गया बचा 1। 6 इसका करेक्ट आंसर है। 6 इज द राइट उत्तर। चलो सवाल नंबर 11। इसके आगे हम आपको अब कल सुनाएंगे, इसके आगे की कथा, क्योंकि अब आ गया है फैक्टोरियल और यहां से अलग दुनिया चालू हो जाती है। लेकिन इसको आसान बनाना भी मैं सिखा दूंगा। तो हम आपको यहां पे देते हैं होमवर्क, इसको करके आप लाइए, नहीं तो कल रात 8:30 बजे आइए। कुछ 2-4 सवाल ही बचे हैं, ये आपको थोड़े और टफ या थोड़े घुमावदार सवाल जो हैं कल इनको मैं बताऊंगा। और कल हम लोग वापस 8:30 बजे रात को मिलेंगे और विभाज्यता के नियम यानी रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी को सीखेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर परीक्षा के लिए। ना सिर्फ एसएससी जीडी, कांस्टेबल, एमपीएसआई, सीजीएल, सीएचएसएल, हर एग्जाम के लिए वो जरूरी है। उसको कल से हम सीखेंगे, ठीक है जी। बाकी इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी थोड़ी देर में। कल हम सीखने वाले हैं विभाज्यता के नियम। पीडीएफ अब भी डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम पे जाके। रोज आपके लिए 4 घंटे की कक्षाएं प्लस 1 घंटे की मेरी कक्षा, 5 क्लासेस आपके लिए रोज चलाई जा रही है। और पूरा कोर्स अगर आपको करना है तो मात्र 799 में आप शानदार तैयारी कर सकते हो। और ये सारी टीम है, सबके साथ आप मिलकर सारे विषय बहुत अच्छे से सीख सकते हो। हर संडे आपके लिए मॉक टेस्ट विनर्स की ऐप पर चल रहा है, मुझे उम्मीद है आप ये टेस्ट भी लगाते होंगे। बाकी प्रीवियस पेपर्स, टेस्ट सीरीज सब विनर्स की ऐप पर उपलब्ध हैं, इनको आप लोग देख लेना। सारी चैनल को सब्सक्राइब करना, विनर्स की ऐप को डाउनलोड करना, और आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। ओके भाई, चलो तो मिलते हैं कल। जाते जाते लाइक जरूर करिए, नए हैं सब्सक्राइब करिए, और अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताइए, और क्या पढ़ना चाहते हो ये भी कमेंट करके जरूर बताना। और जिनका भी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में निकला है उन्हें बहुत सारी बधाइयां। बहुत अच्छी अच्छी फर्स्ट रैंक जो है विनर्स में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलो तो विदा लेते हैं, तब तक के लिए, कल तक के लिए आपसे विदा ली जाती है। कल रात 8:30 बजे वापस मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। टेक केयर।